काली का मन खाने में नहीं था। वो बस यही चाह रहा था अब रॉक्सी का फोन ना आए। उधर तनु और शिल्पा कार में थी। तनु बार बार तेज का फोन लगा रही थी। परेशान होते हुए उसने शिल्पा से कहा, शिल्पा, राजवीर भैया से बात हुई है क्या? देखना, कब से तेज का फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। उसने अपनी घबराहट को बाहर जाहिर नहीं किया था। शिल्पा बोली, अरे तू भी परेशान ना हो, आ जाएंगे दोनों, साथ ही तो गए हैं। वैसे तूने सही कहा, इस मेंढक ने भी आज मुझे फोन नहीं लगाया। रुक, एक बार फोन ट्राई करती हूँ। पलक ने खुश होते हुए कहा, हाँ मामा, पापा को फोन लगाओ ना, पापा ने कहा है आज आइसक्रीम खाएंगे सभी एक साथ, बहुत मजा आएगा। शिल्पा ने कई बार ट्राई किया पर नहीं लगा, तो अब वो भी परेशान हो गई। उसे चिढ़ते हुए कहा, आने दो राजवीर को, दरवाजा ही नहीं खोलने दूंगी किसी को, बाहर खड़ा रखूंगी। एक बार भी खुद से फोन नहीं लगाया, जरूर घूर रहे होंगे किसी छम्मक छल्लो को। तनु उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी बेचैन तो शिल्पा भी है, पर बोलेगी नहीं। परेशान तुम भी हो, परेशान हम भी कम नहीं। आए पिया तुम्हारे भी नहीं, तो पिया आए हमारे भी नहीं। जाने ये दिल घबरा रहा है, हवा की खुशकियां सा बढ़ रहा है। खो गई मधोशी थी जो रातों में, तेरे आने को तरसती है ये आंखें। याद आ रही है वो थे जो साथ मेरे, और थे फूल पारिजात से मेरे हाथों में। थोड़ी देर में तीनों राजवीर के घर में थे। अंदर आए तो सिंघानिया जी और नानू मिलने आए थे। पलक तो नानू बड़े नानू बोलकर उनकी ओर दौड़ गई। तनु और शिल्पा भी खुश होते हुए उस ओर चले गए। गुरप्रीत जी भी वहां सोफे में बैठी उनके साथ बातें कर रही थी। शिल्पा ने आते हुए कहा, मॉम, माफ करिएगा, थोड़ी देर हो गई। गुरप्रीत जी मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई, बस तनु की चिंता ज्यादा थी। उसका अब रात के पहले आना ही ठीक है। और देखो, मोहित जाने कितनी बार तुम लोगों के बारे में पूछ चुका है। उसके दोस्त भी जल्दी चले गए थे। शिल्पा को अपनी गलती महसूस हुई तो उसने धीरे से कहा, सॉरी। सिंघानिया जी और नानू तनु की गोद भराई की डेट फिक्स करने के लिए आए थे। आज तेज ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने तनु से पूछा, तनु, तेज अभी तक नहीं आया? तनु ने भी परेशान भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं भी उन्हीं का रास्ता देख रही हूँ, पता नहीं फोन नहीं लग रहा है। मोहित ने कहा, पर मेरी तो बात हुई थी दोनों जीजू से, तब शायद जीजू का लंच ब्रेक था। उन्होंने कहा है वो रात के पहले ही आ जाएंगे। मोहित की बात सुनकर तनु और शिल्पा ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन दोनों ने डिसाइड किया कि आज दोनों के पतिदेव बाहर ही बिस्तर लगाएंगे। शिल्पा तो सुनकर भनभनाते हुए रूम में चली गई। अब गुस्सा तो तनु को भी आने लगा था, पर वो वहीं बैठी रही। कुछ देर के बाद शांति जी के कारण सिंघानिया जी और नानू गुरप्रीत जी से कहकर चले गए। तनु भी शिल्पा के कमरे में आई और शिल्पा से बोली, देखना, आज सुबह से परेशान हूँ, सैकड़ों कॉल लगा लिए पर उन्होंने नहीं उठाया। और देखो, मोहित से बात की, मैं पागल पूरा दिन उन्हें याद करती रही और उन्हें मेरी याद ही नहीं आई। कहते कहते ही तनु का गुस्सा आंसू के रूप में निकलने लगा। शिल्पा दौड़कर तनु के पास आई और उसे चुप करवाते हुए बोली, प्लीज रो मत यार, अब आने दे भाई को, खूब खबर लूंगी उनकी। मेरी बेस्ट फ्रेंड को रुलाया उन्होंने, प्लीज रो मत। मेरा भाई तेरी आंखों में एक आंसू भी देखेगा ना तो मैं नहीं बचूंगी। देख, तेरे ना रोने की जिम्मेदारी मुझ पर है। चुप हो जा अब। देख, तू रोएगी तो तेरे दोनों बच्चे रोदलू होंगे, हर समय रोएंगे और पूरा घर सर पर उठाएंगे। तनु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। शिल्पा ने झट से उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। उधर काठगोदाम में प्रीति और विक्रम चाय पीकर कार की तरफ निकल गए। प्रीति ने विक्रम से कहा, विक्रम, अब घर निकल जाइए, अब तो ऑफिस बंद हो गया होगा। हमें थोड़ी सी देर हो गई है, ऑर्डर हम कल जल्दी आकर चेक कर लेंगे। मैं पैदल ही निकलती हूँ। ये कहकर प्रीति चलने लगी तो विक्रम को शिल्पा की बात याद आई। उसने वादा किया था प्रीति का ध्यान रखने का, तो ऐसे कैसे अकेले जाने देता। वो भी उसके पीछे चल पड़ा। प्रीति ने चौंकते हुए कहा, अरे आप पैदल क्यों आ गए? बस थोड़े ही तो दूर जाना है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भाभी के कारण। वो शिल्पा मोटी पता नहीं कितना सुनाएगी जब उसे पता चलेगा मैंने तुम्हें घर नहीं छोड़ा। प्रीति हंसते हुए बोली, मेरी भाभी से इतना डरते हैं आप? दोनों बात करते करते ऑफिस के सामने आ गए थे। हवा चल रही थी कि अचानक ही प्रीति का दुपट्टा विक्रम के ब्रेसलेट में उलझ गया। विक्रम और प्रीति कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। विक्रम ने कहा, रुको, मैं निकालता हूँ। वो उसका दुपट्टा निकालने लगा। दोनों नजदीक खड़े थे। विक्रम ने दुपट्टा निकालते हुए कहा, एक बात समझ नहीं आती,
ये लड़कियां इतनी टिपिकल कपड़े क्यों पहनती हैं कि कहीं भी उलझ जाती है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो लड़कियों का हक है, रही बात उलझने की तो लड़के ही उलझते हैं उनसे, वो नहीं। विक्रम ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर दुपट्टा निकालने लगा। दुपट्टा निकालने के बाद दोनों प्रीति के घर की तरफ चले गए। दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया, सुधा अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें ही घूर रही है। चंदन ऑफिस साइड का गेट लॉक करने आया था। सुधा को इस तरह विक्रम और प्रीति को घूरते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे धीरे से कहा, ऐसे ना घूरो मैडम, कहीं आंखें निकल कर ही ना गिर जाएं। सुधा ने चंदन को देखा और कहा, व्हाट नॉनसेंस, हद में रहना वरना देखने के काबिल भी नहीं रहोगे। फिर वो भी गेट से बाहर आई और प्रीति के घर की तरफ देखकर बोली, तेज के घर पर कब्जा, फिर मेरे होने वाले मंगेतर पर भी डोरे डाल रही है। इस प्रीति का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। विक्रम को मैं अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। विक्रम और प्रीति घर के गेट के पास खड़े मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, जो सुधा को अंदर तक जला गया था। गेट पर खड़े होकर प्रीति और विक्रम को बातें करते देख सुधा जलन के मारे मरी जा रही थी। दिमाग में कीड़े बुलबुला रहे थे कि क्या करें। अभी उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो भी विक्रम की ओर आगे बढ़ गई। प्रीति अपने घर में जा चुकी थी और विक्रम वापस आ रहा था। अपने सामने अचानक ही सुधा को खड़े देखकर विक्रम को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सुधा तुम अभी यहाँ घर नहीं गई? सुधा ने भी बिना किसी लाग लपेट के उसे पूछ लिया, कहाँ गए थे तुम विक्रम? विक्रम ने फिर पूछा, क्यों, क्या जरूरी काम था? सुधा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुमसे शादी होने वाली है, अपनी होने वाली पत्नी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। विक्रम ने भी थोड़ा तल्खी से कहा, पत्नी अभी बनी नहीं हो, इसीलिए मुझ पर हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुधा ने चलते चलते उसके हाथ को पकड़कर कहा, और वो प्रीति, उसे बताना जरूरी है, उसके साथ जाना जरूरी है। सभी को मुंबई बोलकर तुम दिल्ली में थे, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं चला। तुम खुद सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। विक्रम ने धीरे से उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं कहीं भी जाऊं, किसी को भी बताऊं, पर तुम अपनी जासूसी अपने पास रखो। सुधा फिर अपने पासे फेंकते हुए आंखों में आंसू भरकर बोली, विक्रम तुम्हें नहीं पता पर प्यार करने लगी हूं मैं तुम्हें, ऐसे कैसे किसी के साथ तुम्हें देख सकती हूँ। विक्रम ने हंसते हुए कहा, प्यार? नाम मत बदनाम करो तुम उसका, तुम और मुझसे प्यार, क्या मजाक है। सुधा फिर अपनी नीली नीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, देखो इन आंखों में इसमें सिर्फ प्यार नजर आएगा तुम्हें अपने लिए। विक्रम ने उसका चेहरा अपने सामने से हटाया और कहा, ये नाटक किसी और के सामने करना मुझे मतलब नहीं है, वैसे भी तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, तो हटो सामने से। उसने अपनी कार का लॉक खोला तो सुधा जल्दी से जाकर सामने की सीट में बैठ गई। विक्रम ने उसे घूर कर देखा पर मुसीबत गले पड़ गई है, ये सोचकर उसने कार चालू कर दी थी। थोड़ी ही देर में वो लोग राणा सदन पहुंच गए थे। उन दोनों को प्रीति ने अपने घर की छत से देखा था। उसे मन में कहा, विक्रम कितने अच्छे हैं, पर ये सुधा बिल्कुल फेविकॉल है, कैसे चिपक रही थी, चिपको गम कहीं की। विक्रम पसंद नहीं करते उसे, पर फिर भी उसे समझ नहीं आया, हद है। भाभी ठीक कहती है, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते उसे, उनके लिए तो कोई खास ही होगा बेचारे। यदि समय पर कोई अच्छी लड़की नहीं मिली तो फिर उन्हें इस छिपकली से शादी करनी ही होगी। पर मुझे क्या, परसों संडे है और मुझे कैसे भी करके शिमला पहुंचना है। पता नहीं समीर मुझे याद कर भी रहा होगा या नहीं। उस दिन तो कैसे झल्ला गया था मुझे देखकर। क्या मैं उसे अच्छी नहीं लगती हूँ? भगवान ने सुंदर तो बनाया है, तो मैं क्यों उसे अच्छी नहीं लगती? वो मेरे सपनों का राजकुमार जैसा ही है। उफ, उसकी भूरी आंखें, आर्मी मैन है, कितना हैंडसम है वो। कहीं उसकी किसी के साथ बुकिंग तो नहीं है? भगवान करे ना हो, वो मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके लिए। रब जी, मेरी जोड़ी उसके साथ सेट कर देना प्लीज। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने रब जी से प्रार्थना की। ठंड काफी बढ़ गई थी तो प्रीति ने भी बालकनी का दरवाजा लगाया और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उधर खंडाला में तेज ने गहरी सांस ली और कार स्टार्ट की। थोड़ी आगे जाने पर ही एक कार तेजी से कट लेती हुई उनकी विपरीत दिशा में बढ़ गई। तेज ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, देखा तुमने राजवीर, कैसे कट मारते हुए लोग कार चलाते हैं। जानते हैं खाड़ी पहाड़ियां हैं, फिर भी कुछ लोग मानते ही नहीं हैं। राजवीर जो मीटिंग से थोड़ा थक गया था, उसने अपनी थकी आवाज में कहा, जाने देना। फिर दोनों हुई डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
फिर राजवीर बोर होने लगा तो तेज ने रेडियो ऑन किया। रेडियो में गाना बज रहा था। उधर रॉक्सी तेजी से कार होटल की तरफ ला रहा था। उसका ध्यान ही नहीं गया था कि इसने जस्ट तेज की कार को क्रॉस किया है। वो जल्दी ही काली के आदमियों के पास पहुंचा और बोला, तेज प्रताप की मीटिंग हो गई क्या? वो निकला बाहर। काली के आदमियों ने कहा, अभी ही तो गए हैं, कुछ पल ही हुए हैं, तुम्हें तो रास्ते में ही मिल गए होंगे। जल्दी करो, उनको पूना पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंचाना है, वरना काली हमें नहीं छोड़ेगा। रॉक्सी ने भी अपना हाथ गुस्से में कार के बॉनेट पर मारा और कार स्टार्ट करके वापस तेज की कार की दिशा में मोड़ दी। तेज को अनजाना सा भय था। वो राजवीर को कुछ नहीं होने देना चाहता था। उसने मन में कहा, काली कुछ भी कर सकता है, भगवान राजवीर को कुछ ना हो। मैं शिल्पा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसकी आंखों के सामने तनु का चेहरा घूमने लगा। उसने एक नजर राजवीर को देखा जो सीट से सर टकाए गाने का मजा ले रहा था। फिर तेज ने तनु को एक मैसेज भेज दिया। तभी उसका ध्यान पीछे से आ रही कार पर पड़ा। तेज ने मन में कहा, ये तो वही है जो कुछ समय पहले मेरी कार को कट मार के पीछे गई थी। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजवीर भी साथ है, बस उसे कुछ ना हो। उधर राजवीर तेज की बेचैनी से दूर सीट से टिका शिल्पा और पलक के बारे में सोच रहा था कि आज घर पहुंचकर सभी को आइसक्रीम खिलाने ले जाना है। शिल्पा के चेहरे की खुशी सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोनों अभी सोच में ही डूबे थे कि किसी ने उनकी कार को ठोका। तेज और राजवीर अचानक ही चौंक गए। एक अनजाना सा भय फिर तेज को घेरने लगा। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। राजवीर ने उससे कहा, अरे रोकनी थी ना कार, कैसे ठोका आखिर उसने? तू रुक, मैं दिखाता हूँ। तेज ने भी जल्दबाजी में कहा, अरे छोड़ ना, फ्लाइट मिस हो जाएगी, इनसे फिर निपटेंगे। राजवीर ने झल्लाते हुए कहा, पर कब? क्या इनसे फिर मुलाकात होगी? तेज ने कहा, वो तो पता नहीं, पर इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तू उतर यहीं, मैं देखता हूँ इन लोगों को। राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बोला तू? मैं तुझे छोड़कर उतर जाऊं? अरे पर हम तो पुणे जा रहे हैं। तू मुझे छोड़कर जल्दी घर पहुंचना चाहता है ना, ताकि मेरी फ्लाइट मिस हो और मुझे तेरी बहन कूटे, यही चाहता है ना? तेज ने हंसते हुए अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, अरे पागल, उतर तो सही। दत्ता को फोन लगाकर दूसरी कार बुलवा, मैं जरा इन्हें देखता हूँ। तेज को काफी आगे पहाड़ी पर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसे रिस्क लेना ठीक नहीं लगा। उसे राजवीर की तरफ देखकर उसे कहा, सॉरी राजवीर। राजवीर ने भी अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और बोला, फालतू के प्लान मत बना, मैं कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़कर। तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे पता है। तेज ने फिर कार को थोड़ा धीमे करते हुए कहा, तू जानता है ना सब, तभी चला आया मेरे साथ, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। राजवीर उसे देखने लगा तो तेज ने फिर सॉरी कहते हुए एक झटके से कार को अनलॉक करके उसे बाहर धक्का दे दिया। कार धीमी थी, पर फिर भी राजवीर उस धक्के को समझ नहीं पाया और जाकर एक पत्थर से टकरा गया। फिर उसके सामने की सारी चीजें धुंधली होने लगी।